बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। एज डिफरेंस बेस्ड ये नावल है और इसकी आज हमने फर्स्ट एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और आज हालात बहुत नासाज हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, तो जितना पढ़ हुआ उतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। अखबार चाट लिया तो ये चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी तो और नहीं मिलेगी। दूध पत्ती सब ख़त्म है। शमसा बेगम ने शौहर को चाय देने के साथ ही दूध पत्ती ख़त्म होने की इत्तला भी दी, तो उन्होंने चश्मे की ओर से इन्हें देखा, फिर चाय के कप को और मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाकर एक घूंट भरा, कप फिर से स्टूल पर रख दिया। अम्मी, अब्बू ज़रूरत रिश्ता के इश्तेहार पढ़ रहे हैं। सबसे छोटे बेटे 12 साल अशर ने शौक लहजे में कहा। एक बीवी और इसकी औलाद तो संभाली नहीं जाती, दूसरी शादी करेंगे? हाँ, शमसा बेगम तरकारी बनाते हुए तल्खी से बोली तो शफीक हंसन हंसने लगे। अरे नेक बख्त, मैं अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देख रहा हूँ। रिश्ते अगर अखबारों में मिलते तो सबकी बेटियां ब्याही जाती। और एक बात तो बताओ, तुम रिश्ते अगर मिल भी गए तो शादी कैसे करोगे? पैसा है जेब में जो रिश्ता ढूंढ रहे हो? ये तो वही बात हो कि गाड़ी पास है नहीं और गराज बनाने चले। शमसा बेगम सब्जी काटती चाहती शफीक हसन को भी हकीकत का आईना दिखा दी। वो चाय पी रहे थे और अखबार पर निगाहें जमाए हुए थे। जब भी तुम ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे हो जिसमें हमें पैसा खर्च ही ना करना पड़े और बिना पैसा खर्च के शादी हो जाए, शफीक हसन ने चाय ख़त्म करते हुए कहा, तो शमसा बेगम को ताव आ गया। बिना पैसे खर्च के तो ख्वाबों में ही हो सकती है शादी। वो तुम जितनी चाहे मर्जी करा लो, और बेटियों की क्या 2-3 शादियाँ तुम अपनी भी करवा लो, मुफ्त की शादी, बिना पैसे की शादी। ओ, मिल गया अपने मतलब का एक रिश्ता, शफीक हुसैन खुशी से बोले। सुनो, मैं नहीं सुनती। अरे सुनो तो बीबी। शफीक हुसैन बहुत पुरजोश नजर आते। शमसा बेगम ने सब्जी काटते हुए हाथ रोक दिया और इनकी तरफ मतवज्जो होगी। लिखा है, ज़रूरत है एक 60 साल करोड़पति शख्स के लिए रिश्ते की। लड़की का ताल्लुक मतवसत तबके से हो जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा ना हो। ज़ात पात की कोई कैद नहीं, लड़की खुश शक्ल पढ़ी लिखी हो, सिर्फ पुरखलूस घराने के अफराद रब्ता करे। शफीक हुसैन ने इश्तिहार पढ़कर चश्मा उतारा और बेशमसा बेगम को देखा तो वह नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी, लो कर लो बात। करोड़ों का पढ़ के कौन पुरखलूस आदमी रब्ता करेगा? एक करोड़पति बुड्ढे से हर कोई इसकी दौलत के लालच में रब्ता करेगा। हाँ, तो उम्र भी तो देखो, 60 साल का एक करोड़पति, और यकीनन एक आध बीमारी जरूर अपने साथ लेकर जी रहा होगा। पैसे वालों को सब आसान लगता है। देखना तुम कितने लोग इस बुढ़े करोड़पति को फ़ोन करेंगे इश्तिहार पढ़ते, सिर्फ इसकी दौलत की खातिर। वरना कोई भी शख्स इस करोड़पति आदमी को खुदा तरसी में या अल्लाह वास्ते तो अपनी बहन बेटी देने से रहा। एक दिन दौलतमंद बुढ़ों को न जाने आखिरी उम्र में कम उम्र लड़की से शादी की क्या सोचती है। एक पाँव कब्र में और दूसरा जन्नत में। एक खुर ब्याहने के चक्कर में कब्र के फूल सहरे के फूल बन जाते हैं। हाँ भाई, पैसे के खेल है सब। जेब में पैसा हो तो कुछ भी कर लो, कुछ भी खरीद लो। बीवी भी। शमसा बेगम गहरा सांस लेते बोलती किचन उठ सब्जी उठा के किचन में चली गई। शफीक हुसैन ने वहीं सेन में बैठे बैठे कहा, तो मानती हो ना कि पैसा सबका बाप है? तो मैंने पैसे की अहमियत से कब इनकार किया? शमसा बेगम वहीं से बाबाज बुलंद जवाब देती हांडी पकाने लगी। तो क्या ख्याल है फिर ये करोड़ों की लॉटरी हम ना खुलवा लें? सुठिया गए हो क्या? सोच लो, एक बेटी की कुर्बानी से बाकी 5 बेटियों की क्या हम सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारे भी दिन फिर जाएंगे, वरना हमारी इतनी हैसियत नहीं कि जो बेटियों और एक बेटे को ब्याह सके। हमारी तो रोज़ की दाल रोटी चल रही है बस, इस मुँह जोर और मादर पदर आज़ाद महंगाई में। कुछ बचत हो गई वाला तो किसी बेटी को ब्याह है कैसे? मेरी बेटी 28 की हो गई है और इसके पीछे सभी लाइन लगाए खड़ी हैं। शफीक हुसैन ने संजीदा और मतफक्कर लहजे में कहा तो वो किचन से बाहर निकल आई। ठीक कहते हो आप, 1-2 साल के फ़र्क से सभी शादी की उम्र को पहुंच रही हैं और हम एक की भी शादी नहीं कर पा रहे। बड़ी दोनों की बात तो तय होगी, मगर जहेज़ ना होने की वजह से अगले शादी की तारीख तक नहीं मांगते। ये सगे और खून के रिश्तेदारों का हाल है। इन्हें तो घर भर के जहेज़ चाहिए, ना तो भाई तुम्हारे भाई में लाज और है, और ना ही मेरी बहन को एहसास है कि सगी भांजी को 3 कपड़ों में ब्याह कर ले जाए। अपने बेटे कौन सा गवर्नर लगे हैं, फिर भी जहेज़ के लालच में चुपके बैठे हैं। क्या होगा मेरी बेटियों का? शफीक हुसैन। शमसा बेगम का लहजा फिक्र और परेशानी में डूबा हुआ था। इन्हें तो दिन रात सोते जागते उठते बैठते ही फिक्र खाई जाती कि इनकी बेटियों की शादी कैसे होगी, कब होगी। शफीक हुसैन इन्हें तसल्ली देने लगे। नेक वक्त, परेशान मत हो। अल्लाह ने बेटियां दी तो ब्याहने के वसीले भी पैदा करेगा और वसाइल भी। और ये रिश्ता का इश्तिहार तो मुझे इसी सिलसिले की एक कड़ी लग रहा है। मतलब? शमसा बेगम दोबारा सेन में पीछे तख्त पर आ बैठी। मतलब ये कि हो सकता है अल्लाह सोने ने इस करोड़पति बूढ़े को हमारे मिसाइल के हल के लिए वसीला बनाकर भेजा। तो तुम राबी को इस करोड़पति बुढ़े से ब्याह दोगे? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या? अपनी ज़रूरत और मजबूरी के तहत ही हम ऐसा करने का सोच रहे हैं ना। शफीक हुसैन ने खुद गर्जी से कहा तो बोली, राबी मेरी सबसे हसीन बेटी और तुम इसे बुढ़े से ब्याहने का सोच रहे हो? नहीं, मैं अपनी खूबसूरत बेटी को एक बीमार बूढ़े से नहीं ब्याहने की। शमसा बेगम, गरीब के घर में खूबसूरत लड़की इस दुल्हन की मानिद होती है जिसे जेवर और सुर्खी पाउडर न मिले। बिना जेवर के दुल्हन भी कोई दुल्हन होती है। कोई सराहने वाला चाहने वाला ना हो तो हुस्न किस काम का? अगर ये शादी हो जाती है ना तो वो शख्स हमारी राबी की बहुत कदर करेगा और हमारी राबी इसकी दौलत की तनहा वारिस होगी। कितने सेल्फिश लोग हैं, कितना सेल्फिश माँ बाप है।
ये तुम कैसे कह सकते हो? शमसा बेगम ने सवाल किया। क्या इस करोड़पति बुड्ढे ने शादी नहीं की होगी? इसके बीवी बच्चे ज़रूर होंगे। यहाँ नहीं होंगे तो मुल्क से बाहर कहीं लंदन अमेरिका में होंगे और बड़े मियाँ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए नई बीवी लाने के ख्वाब देख रहे हैं। इसके घर वालों को अगर पता चल गया तो हमारी जिंदगी, राबी की ज़िंदगी जीरन कर देंगे। तुम बेफिक्र हो, मैं इस सिलसिले में शख्स से बात करूँगा, हर तरह से अपनी तसल्ली करके अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करा के ज़मानत लेकर यहाँ करूँगा। शफीक हुसैन ने संजीदगी से कहा, वो अब इस रिश्ते को, इस मौके को, अमीर बनने के सुनहरी मौके को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। राबी नहीं मानेगी, शमसा बेगम ने गोया अपनी रजामंदी देते हुए ने बताया। मान जाएगी, वो हम सब पर जान छिड़कती है। आहो तो तुसी ओदी जान ही लैंदे दर पे हो, लख दी लानत दादे माँ पे आपते। सोच देखो कैसी है। तो क्या हम इसकी जान ले लें, इसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दें? शमसा बेगम का दिल नहीं मान रहा था। राबी से ने खास उनसा इसकी मासूमियत और हुस्न को अपनी ज़रूरतों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी। वो अपनी बहनों की खातिर मान जाएगी और दौलत से बढ़कर कुछ नहीं होता, सब कुछ होगा हमारी बेटी के पास, वो राज करेगी इस रईस के घर। शफीक हुसैन यकीन से बोले। सोच ले, दिल तो नहीं मान रहा मगर मजबूरी अलग है, फिर भी सोच लो, लोग क्या कहेंगे? लोग कब कुछ नहीं कहते, शफीक हुसैन ने तिल्खी से कहा। हमारी 6 बेटियां पैदा हो गई तो लोग तब भी हाय अफसोस करते नहीं थके थे। एक बेटा हो गया तब भी लोग ये कहने से बाज ना आए कि हाय बेटा तो एक ही है, 2 हो जाते तो अच्छा था। बेटियों के रिश्ते तय हो गए तब भी लोगों ने कहा कि देखते हैं शादी कब तक करते हो, रिश्ता तय करना आसान है, शादी करना बच्चों का खेल नहीं। लोगों को कब ठंड पड़ती है बिना कुछ के? बेटियों की शादियाँ लेट हो गई तो भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और अगर शादियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला तब भी लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। हमें अपने हालात की बेहतरी के लिए अपनी बेटियों की शादी के लिए खुद ही कुछ करना होगा। मैं तो इस मोबाइल नंबर पर ज़रूर फ़ोन करूँगा, क्या खबर ये नंबर डायल करने से हमारी बेटियों की किस्मत खुल जाए। शमसा बेगम बोली नहीं, बस सर हिलाकर सोच में गुम हो गई। शफीक हुसैन अपने कमरे में जाकर इश्तहार दिया गया मोबाइल नंबर अपने मोबाइल से मिलाने लगे। शफीक हुसैन और शमसा बेगम का ताल्लुक मुतवसत तबके से था। शफीक हुसैन एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे, इनकी मामूली तनख्वाह में गुजारा ही हो रहा था। बस एक के बाद दिगरे इनके यहाँ मुसलसल 6 बेटियों की पैदाइश ने वक्त से पहले इनको बूढ़ा कर दिया। सबसे बड़ी मोमिल 28 साल की थी, फिर कोमल थी, फिर इश्मल, बिलतरतीब राबेल, सज्जल और रीमल थी। मोमिल और कोमल एफए से ज़्यादा न पढ़ सकी, कुछ पढ़ाने का शौक भी नहीं था और कुछ घर के माली हालात ऐसे नहीं थे कि मज़ीद तालीम जारी रख सकती। वो दोनों घरदारी में लग गई। इश्मल ने एमए किया और राबेल ने एमए बीएड करने के बाद स्कूल में नौकरी कर ली। इश्मल घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इस तरह मिलजुल कर घर के खराजात पूरे हो रहे थे। थोड़े पैसे बचाकर शमसा बेगम ने मोमिल और कोमल के लिए कुछ बर्तन, बिस्तर, चादरें वगैरह खरीद रखी थी जो जहेज़ के लिए इंतहाई नाकाफ़ी थी। सज्जल और रीमल एमए और बीए कर रही थी। सबसे छोटा 12 साल अशर हुसैन 9वीं जमात में था। बहुत ज़हीन और शरारती बच्चा था वो। शफीक हुसैन को इससे बड़ी उम्मीदें थी, इनका सहारा बनेगा, इनका बोझ बांटेगा। शफीक हुसैन 7 मरले के घर के मालिक थे, बस ये आसरा बहुत बड़ा था इनके लिए। छत तो इनकी अपनी है। 2 मंजिला घर में कुल 9 अफराद सुख शांति से रह रहे थे, लेकिन बेटियों की शादी सबसे बड़ा मसला था इनके लिए। शफीक हुसैन ने मोमिल का रिश्ता अपने बड़े भाई के बेटे गुफरान से तय किया। 3 साल पहले गुफरान की कपड़े की दुकान थी, मैट्रिक पास था। गुफरान मोमिल को पसंद करता था। जब इसके माँ बाप इसका रिश्ता लेकर शफीक हुसैन गए थे, लेकिन शादी धूमधाम से करने का कह गए थे कि इनके बेटे की दुकान खूब चलती है तो बीवी भी ऐसी हो जो खूब जहेज़ लेकर आए। और कोमल की मंगनी इसके खाला के बेटे मुराद से 4 साल पहले हुई। तब मुराद की नौकरी नहीं थी, 2 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ था। शादी के लिए इसकी माँ को घर भर के जहेज़ चाहिए था। इसका कहना था कि मुराद इसका इकलौता बेटा, 4 बहनों का भाई, वो घर भी बना रहा, मेहनत की कमाई लगा रहा, तो इस घर को इसके दुल्हन के जहेज़ से ही सजाया जाएगा। अगर कोमल इनकी शर्त और ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तो मुराद के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। मुराद को कोमल से मोहब्बत थी, जब भी वो माँ को दूसरी लड़की देखने से रोके हुए था, लेकिन इसकी अपनी ख्वाहिश भी यही थी कि इसकी बीवी इतना जहेज़ तो लाए कि इसे घर को सजाने के लिए अलग से रकम का बंदोबस्त न करना पड़े। कोमल ने मुराद से बात की तो उसने बेधड़क कह दिया, अम्मी ने ऐसा गलत क्या कहा है कोमल? देखो मियाँ बीवी दोनों ही मिलकर घर चलाते हैं। इस महंगाई के दौर में एक अकेला मर्द कितना कमा सकता है? मैं तो घर बना रहा हूँ, तुम घर का सामान जहेज़ में ले आओ। फिर तो मैं नहीं सारी ज़िंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी है, नौकरी थोड़ी करवानी है तुमसे, और जहेज़ तो हर लड़की लेकर आती है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अम्मी को रोके हुए हूँ, वरना अम्मी तुम्हें हमारी मंगनी तोड़ के मेरे लिए किसी अमीर लड़की घर की लड़की ढूंढने का इरादा रखती है ताकि वो घर भर के जहेज़ लाए। अमीर लड़की ने तेरे वगैरह मुँह लाना बेगैरत रू। और कोमल अपना सा मुँह लेकर रह गई। माँ और बहनों को भी मुराद के आला ख्यालात से आगाह किया तो इन सबको भी बहुत दुख और परेशानी ने घेर लिया। लड़कियों के रिश्ते तो आते थे मगर माली हैसियत कम होने के बायस तय नहीं हो पाते थे। यही हालात मसाइल थे जिन्होंने शफीक अहमद को इस करोड़पति बुड्ढे से राब्ते करने पर मजबूर कर दिया। राबेल ने सुना तो सख्ते में रह गई। शमसा बेगम, मोमिल और कोमल ने इसे घर के हालात बताए, मसाइल मजबूरियों का बताकर समझा बुझाकर इस रिश्ते के लिए आमादा कर ही लिया। इसकी दिली ख्वाहिश और दुआ थी कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके, इनकी ज़िंदगी में खुशी और आसानी ला सके। तो थोड़े पसोपेश के बाद इस रिश्ते के लिए राज़ी होगी। शफीक हुसैन तो इस करोड़पति बूढ़े से मिलकर बेहद खुश और मुतमिन थे। राबेल की तस्वीर वो साथ लेकर गए थे। इस करोड़पति बूढ़े ने, जिसका नाम ईसा अलवी था, ने राबेल को पसंद करते हुए इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती थी। इन्होंने शफीक हुसैन को फ़ोन करके कहा, शफीक हुसैन इनसे बात करते जोश मसरत से मोबाइल ऑफ किए बिना ही राबेल से बात करने चला। ये जाने बिना कि ईसा अलवी इनकी बातें सुन रहा है अपने फ़ोन पर। राबेल बेटी, वो मिलना चाहते हैं। तो
राबेल ने सवालिया नज़रों से देखा। तो वो यहाँ नहीं आना चाहते? हाँ ज़ाहिर अब्बू, वो दौलतमंद लोग हैं, यहाँ गरीब मोहल्ले में आएंगे तो इनकी शान नहीं घट जाएगी। राबेल ने स्कूल की कापियाँ चेक करते हुए तल्खी से कहा, नहीं बेटी, बात यह कि इनका ख्याल है कि लोग बातें बनाएंगे, हमारी इनसे बात बने ना बने, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम इनसे इनके घर जाकर मिलें। शफीक हुसैन ने तफसील से बताया। तो आप और अम्मी इनसे इनके घर जाकर मिल लें। बेटी हमारे साथ तुम भी चलो, क्योंकि वो तुम्हें देखना चाहते, तुमसे बात करना चाहते। वाह क्या आन और अना है इनकी कि अपने रिश्ते के लिए एक मिडिल क्लास लड़की के घर नहीं आ सकते, और मुझे क्या इतनी गिरी हुई और बेशरम लड़की समझा इन्होंने कि मैं अपनी नुमाइश के लिए इनके घर खुद चल कर जाऊँ। इन्हें अपनी आन बान शान का इतना ही ख्याल है ना, तो इनसे कहीं कोई और घर देख ले, मैं शो पीस बन कर इनके घर नहीं जाऊँगी। राबेल ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। तो कहीं बाहर इनके दफ्तर या किसी होटल में मिलने की तजवीज़ भी है इनकी? शफीक हुसैन ने बेचारगी से कहा। अबू मतलब इन्हें हमसे, वो खुद चलकर यहाँ ऐसा ही होता कि क्या क्या कि लड़की खुद अपना रिश्ता लेकर लड़के के घर जाती है? बेटी ज़रूरत हमें, और प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कभी कुआं खुद चल के प्यासे के पास नहीं आता। शफीक हुसैन ने इसे समझाया। अबू मैं इन साहब से किसी दफ्तर, होटल या रेस्टोरेंट में या इनके अपने घर में मिलने नहीं जाऊँगी, कह दीजिए इनको। इन्हें मुझसे मिलना है तो शरीफाना तरीके से यहाँ घर आकर मिले, किसी रिक्शा या टैक्सी में बैठ कर आ जाए, बड़ी सी गाड़ी में बैठकर इस छोटी सी गली में आने की ज़रूरत नहीं है, इससे इनकी शान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही लोग बातें बनाएंगे। राहबेल ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है मैं बात करता हूँ, तुम अपना काम करो, गुस्सा मत करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। शफीक हुसैन ने हथियार डाल दिया और कमरे से बाहर निकल के ईसा अलवी ने अपना सेल फ़ोन ऑफ कर दिया, और वो मुस्कुरा रहे थे। लड़की तो बहुत खुददार और समझदार लगती है, असूल पसंद, आन अना वाली और मगरूर सी। क्या एतमाद है राबेल शफीक में, मुझे इससे मिलना चाहिए, देखे तो सही क्या चीज़ है ये मिस राबेल शफीक। ईसा अलवी ने खुद कलामी की। अब क्या होगा राबी, तू किसी सूरत अलवी साहब से मिलने को राजी नहीं हो रही? शफीक हुसैन ने सर में उंगलियां फेरते हुए परेशानी से कहा। ठीक ही तो कह रही है राबी, भला वो क्यों जाए इसके घर अपने आप को दिखाने, आखिर इसकी भी कोई इज्जत है। शमसा बेगम ने कहा। मैं नहीं चाहता कि रिश्ता हाथ से निकल जाए, घर आई दौलत को ठुकराना बेवकूफ़ी है, मुझे कुछ सोचना होगा इनसे राबी की मुलाकात का कोई मुनासिब हल। मैं भी अलवी साहब को फ़ोन करता हूँ। शफीक हुसैन पल में ये जा बोझा। शमसा बेगम पूछती रह कि कहाँ जा रहे, मगर मनसुनी के बाहर निकल गए। बड़ा बगारा था वैसे भाई। वो स्कूल में थी तो चपरासी ने आकर बताया कोई साहब अपनी बच्ची के सिलसिले में इससे बात करने आए। दुआबिल दुपट्टा सर पर ओढ़कर विजिटिंग रूम में चली गई, जहाँ एक उम्र सीधा शख्स यानी ईसा अलवी मौजूद थे। राबेल ने इसके सरापे पर निगाह डाली। वो 50-55 का ग्रेसफुल बूढ़ा था लगा इसे, जिसकी छोटी दाढ़ी में सफ़ेद बालों की चांदी चमक रही थी। कलमे और सर के बाल भी ग्रे थे, कहीं कहीं से आंखों में गोल्डन फ्रेम वाला कीमती चश्मा लगा रखा था। 3 पीस सूट, रॉयल ब्लू डॉट्स वाली टाई लगाए, स्याह बूट्स पहने, मर्दाना परफ्यूम से महकता ही शख्स राबेल को हुलिये से दौलतमंद महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम, राबेल ने देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ईसा अलवी ने बगौर से देखते हुए दिलकश लहजे में जवाब दिया। तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। ईसा मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गए। राबेल भी सिंगल सोफे पर बैठ गई। सफ़ेद शलवार और नीली लंबी कमीज़, दुपट्टे में मेकअप से मुबर्रद चेहरे के साथ वो अपने गुलाबी मल सफ़ेद रंग में दिलकश नैन नकूश लिए ईसा को तस्वीर से ज़्यादा हसीन लगी। बुढ़े की लॉटरी निकल आई, होर उनकी चाहिए। जी फरमाइए, राबेल ने इससे आने का मकसद पूछा। आप मिस राबेल शफीक है ना? इसने तस्दीक चाहिए। जी हाँ, और आप अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आए हैं? जी नहीं, मैं रिश्ते के सिलसिले में बात करने आया। एक्सक्यूज़ मी, आप गलत जगह आ गए, ये स्कूल है, मैरिज ब्यूरो नहीं। राबेल ने इसे तहैयर से देखा। एक मेरा नाम ईसा अलवी है, इसने तारुफ करवाया। तो इसके अंदाज में इस्तजाब था। आपको मेरा नाम सुनकर कुछ याद नहीं है? क्या याद नहीं है? यही कि मेरे और आपके रिश्ते की बात चल रही है। ओह आई सी, तो आप है वो करोड़पति साहब जो अपनी दौलत के बल पर जवान बीवी चाहते हैं। राबेल बुरी तरह चौंकी भी फ़ौरन संभल कर बोली। आप ऐसा क्यों कह रही है? वो अपनी जगह पर पहलू बदलता इसकी बदगुमानी पर कूड़ा था। आपको मेरे बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं मिस राबेल। मैंने आपके पेरेंट्स से रब्ता नहीं किया, आपके वालिद साहब ने मुझे फ़ोन किया मुझसे मिलने के लिए, मेरे घर तशरीफ़ लाए थे बिना आपकी तस्वीर के। तो तस्वीर देखने के बाद मुझसे मिलने का ख्याल क्यों आया आपको? जानना चाहता हूँ कि इस रिश्ते के लिए आप पर दबाव तो नहीं है? ईसा ने संजीदगी से पूछा। क्या आपको मुझसे सवाल पूछना चाहिए? राबेल का लहजा चुपता हुआ था। आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे जो भी शख्स आपके इस अखबारी इश्तिहार के सिलसिले में रब्ता करेगा, वो अपनी ही किसी गर्ज, ज़रूरत और लालच के तहत ऐसा करेगा। मेरे वालिद साहब ने भी अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से आपसे रब्ता किया, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इनकी बेटी की शादी आपके साथ हो जाए तो आपकी दौलत से इनके बिगड़े काम भी समझ जाएंगे। हम 6 बहनें और एक छोटा भाई, बड़ी बहनों की मंगनी हो चुकी है, शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि उसके ससुराल वालों को घर भर के जहेज़ चाहिए। बाकी बहनों के रिश्ते भी आते हैं, मगर हमारे माली हालात को महसूस करके दोबारा नहीं आते, और कुछ को हम खुद इनकार कर देते कि पहले बड़ी बेटियों के फ़र्ज से तो फारिग हो जाए। ऐसे हालात इन लोगों के भी होंगे जो आपसे रब्ता करें, ये कर चुके होंगे अब तक। आपसे जो भी रब्ता करेगा अपनी ज़रूरत के लिए करेगा। राबेल ने नहायत संजीदगी से हालात इसके सामने रखे। तो इसमें गलत क्या? ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब नज़रिया ज़रूरत के तहत ही तो जी रहे हैं, एक दूसरे से हम अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ताल्लुक़, रिश्ते नाते जोड़ते हैं। ये दुनिया तो कुछ लो और कुछ दो के असूल पर ही चल रही है। गिव एंड टेक ही राइज है हमारी सोसाइटी में, एक हाथ दे एक हाथ ले, इसी फार्मूले पर कारोबार हयात चल रहा है।
हम सब अपनी गर्ज के बंदे, अपनी अपनी ज़रूरतों के मोहताज, अपने अपने फ़ायदे के ख्वाहिशमंद। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी ज़रूरत पूरी करता हूँ, आप मेरी ज़रूरत पूरी कर दें, लेकिन रिश्ते तो किसी मफाद और गर्ज से पाक होने चाहिए, मोहब्बत और खलूस पर मबनी। राबेल किसी सोच के ज़रिए से खोए खोए लहजे में बोली तो ईसा ने चौंक कर इसे देखा। मोहब्बत और खलूस के सिक्के दिल के बाज़ार में चलते हैं मिस राबेल, और हमारे यहाँ दिल कहाँ है? दिल की जगह तजोरी है, जिसमें मफाद और गर्ज के सिक्के जमा होते हैं। दौलत के लिए दिल के सौदे हो जाते हैं और दौलत के लिए मोहब्बत में धोखे भी दिए जाते हैं। खैर छोड़ो इस बहस को, मैं जानता हूँ मुझसे जो भी रब्ता कर रहा है शादी के सिलसिले में मेरी दौलत के लालच में ही कर रहा है, तो किसी को तो और क्या देखना परखना है। मुझे आपका ही प्रपोजल कबूल है और इंशाल्लाह हम इसी जुमे को शादी करें। आपके वालिद साहब से मैं आज ही बात कर लूँगा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? ईसा ने राबेल के दिलकश चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा था। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। आप मेरी ये जॉब मत छुड़ाइएगा, बस यही शर्त है मेरी। आप एक करोड़पति आदमी की बीवी बनने जा रही हैं, इस मामूली जॉब की क्या ज़रूरत है? ये मामूली जॉब मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। राबेल ने उठते हुए इसे देखा, वो भी उठ खड़ा हुआ। आपके घर वाले अब मेरी जिम्मेदारी होंगे। एहसानात का इतना बोझ मेरे कंधों पर मत डालिएगा कि मैं आपके सामने सर न उठा सकूं और ना आपसे नज़र मिला सकूं। राबेल ये कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जानता हूँ एक इंसान के लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी होती है। वो खुद कलामी करते हुए मुस्कुरा दिया और मुतमिन होकर वहाँ से चला है। शफीक हुसैन और शमसा बेगम की तो सचमुच लॉटरी निकला। इन्होंने अपने बहन भाई को बेटियों की शादी की तारीख दे दी थी और जहेज़ का इंतज़ाम ईसा ने कर दिया। 15 दिन बाद कोमिल और मोमिल की शादी थी और राबेल की शादी नहायत सादगी से घर वालों और कोमिल और मोमिल के ससुराल वालों यानी खाला और ताया की फैमिलीज़ की मौजूदगी में होगी। इन्हें उम्र रसीदा शख्स से होने वाली शादी पर हैरत तो बहुत हुई, मगर जब पता चला कि मोमिल और कोमिल को घर भर के जहेज दिया जाएगा तो उनकी बोलती चुप बंद हो गई। ईसा लॉज 2 कनाल की वसी और अरीज बंगला किसी महल से कम न था। राबेल सुर्ख अरूसी जोड़े में एक मिनट यार किधर है? सुर्ख अरूसी जोड़े में अरूसी से बारात से और शानदार मेकअप में अप्सरा लग रही थी। ईसा लॉज में एक उम्र रसीदा खातून अनबी ने इसका स्वागत किया। घर के मुलाजमों ने मुबारकबाद दी। ईसा के 2 दोस्त तो इनकी पैगमात जो बारात के साथ किए थे। मुख्तसर बारात दुल्हन को हुजला रूसी में पहुंच जाकर वापस चले गए। खूबसूरती से सजे हुजला रूसी को राबेल हैरानगी से देख रही थी। मोती और गुलाब की लड़ियों से सजी सेज वसी कमरे में हर चीज़ नई और जदीद थी। सफ़ेद डबल बेड और ड्रेसिंग टेबल बहुत ही दिलकश डिज़ाइन से मज़य्यन थे। दीवार की अलमारियों के सफ़ेद मुनगश दरवाजे, कमरे की दीवारों पर सफ़ेद पेंट, सफ़ेद रंग के जदीद तर्ज के सोफ़ा सेट, हर चीज़ सफ़ेद थी, आईने की तरह चमक रही थी। कमरा रोशन रोशन लग रहा था। फर्श पर ब्लू रंग का कालीन बिछा हुआ था। कमरा कीमती फर्नीचर से सजा था। खिड़कियाँ जो बाहर लॉन में खुलती थी, इन पर सफ़ेद खूबसूरत कपड़े और डिज़ाइन में सिले पर्दे पड़े थे। एसी भी ऑन था। एलसीडी, हर चीज़ नई और जदीद थी, कीमती थी। राबेल को एहसास कमतरी ने आ घेरा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ईसा की इस शानदार जन्नत के सामने। राबेल ने दिल में सोचा, लोग इस घर को जन्नत कहते हैं, मगर इस जन्नत में एक हूर की कमी थी जो आज दूर होगी तुम्हारे आने से। ये जन्नत मुकम्मल हो गई मिसेस राबेल ईसा एलवी। ईसा की दिलकश आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इसने पलके उठाकर देखा। ईसा सफ़ेद शलवार और स्याह शेरवानी में मलबूस इसके रूबरू था। यह है मेरा नसीब, इस ख्याल ने फिर इसकी आंखों में आंसू भर दिए। क्या हुआ, दूल्हा पसंद नहीं आया? ईसा इसके रूबरू बैठ गया। मैं समझ सकता हूँ राबेल कि तुम्हारे भी ख्वाब होंगे। हर लड़की की तरह तुमने भी अपनी शादी के लिए कुछ सुनहरे ख्वाब सजाए होंगे। अपनी आंखों में मैं तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करूँगा, बस मुझे धोखा मत देना। धोखा तो आपने जानबूझकर खाया। जानते हैं ना कि रिश्ता आपने जोड़ा नहीं बल्कि ख़रीदा। राबेल ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। तो तुम जोड़ लो, मुझे खुद से इस रिश्ते को अमर कर दो अपनी मोहब्बत से। ईसा ने संजीदगी से इसके हाथ थाम कर कहा तो आंसू इसके रुखसारों पर बह निकले। ओफो, फिर आंसू? ये लड़की अपनी शादी पर अपनी रुखसती के वक्त इतना रोती क्यों है? वो इसके आंसू साफ कर रहा था। वो सोचती इतने सालों बाद दुल्हा मिला, वो भी ये। राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो हंस दिया। शहजादे के ख्वाब देखे होंगे तुमने, और मिल गया रिटायर्ड बादशाह। इसने राबेल के हाथ छोड़ दिए। आप चेंज कर ले, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ईसा कमरे से बाहर निकल गया। ना जाने क्यों राबेल का दिल डूब सके। मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर को ईसा एलवी मेरी अपनी चॉइस है, मेरे घर वालों की चॉइस और मर्जी। बल्कि खुशी तो मुझे भी अब अच्छी बीवी बनना शादी हो गई मेरी, मुझे इस रिश्ते को दिल से निभाना है। इन्होंने मेरी फैमिली पर एहसान किया, मुझे इनसे शिकवा करने पर या इन पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं। राबेल ने जेवरात उतारते हुए सोचा और उसी लिबास और जेवरात उतार कर सादा कमीज शलवार पहन लिया। मुझे तो ईसा का एहसानमंद होना चाहिए कि इन्होंने मेरे घर वालों को खुशी दी और मेरे माँ बाप का बोझ हल्का किया। ईसा ने मेरे घर वालों को खुशियाँ दी तो मैं भी इन्हें खुश रखने और इनका ख्याल रखने की कोशिश करूँगी। हाँ, मैं बीवी होने के हर फ़र्ज़ निभाऊँगी इंशाल्लाह। मुझे अपने नसीब पर शाकिर रहना चाहिए। राबेल खुद का समझाती, यकीन दिलाती, अज़म बांधती आईने के सामने खड़ी अपने लंबे स्याह सिल्की बालों में ब्रश फेरी थी। निगाह उठाई तो आईने में ईसा का अक्स नजर आया। वो खड़े खड़े तेज़ घूमी तो इसके सिल्की
महकते बाल ईसा के चेहरे को छूते हुए गुजर गए। किसी अच्छे शैम्पू की खुशबू ईसा की सांसों में उतर गई। वो इतनी हसीन लग रही थी, सादगी में वो भूत रह गया। स्याह आंखों में अपनायत का रंग लिए वो इसे देखकर नजरें झुका के और शर्मीलेपन से मुस्कुराने लगी। ईसा को इसके अंदाज पर हैरत हुई। वो तो इसे गुस्से की उम्मीद लेकर आया था। सॉरी, तुम्हारी ऑनमाई का गिफ्ट देना भूल गया था। ईसा ने बमुश्किल इसके चेहरे से नजर हटाई और इसके नरम कोमल से हाथ को थाम कर इसकी कलाई में डायमंड का ब्रेसलेट पहना दिया। थैंक्स, बहुत खूबसूरत है। राबेल ने ब्रेसलेट को देखते हुए मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखा। तुमसे ज़्यादा नहीं। ईसा ने इसकी थोड़ी पकड़कर चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए कहा तो इसने शर्मा कर नजरें झुका ली। आओ यहाँ बैठो। ईसा को इसके मस्बत रवैये से हौसला हुआ। इसने इसे शानों से पकड़कर बेड पर बिठाया। राबेल, ये घर मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इंशाल्लाह मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे करीब भी नहीं होगा। निकाहनामे से बढ़कर भी किसी इजाज़त की ज़रूरत होती है क्या? राबेल ने नजरें झुकाए हुए शर्मीली लहजे में कहा। राबेल, ओ माय स्वीट हार्ट। ईसा तो इसके इस जवाब पर हैरत और मसरत से झूम उठा और इसे अपनी पनाहों में समो लिया। मोहब्बत के एक अनोखे पल का आगाज़ हो रहा था। राबेल के दिल में इस वक्त कोई दुख या पछतावा नहीं था, सिर्फ इस लम्हे का एहसास था जो ईसा की जानिब से इस पर मोहब्बतों की फवार बनकर बरस रहा था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर ईसा और राबेल के सिवा कोई नहीं था। होता भी कैसे, वो दोनों ही थे इस घर के मकीन। बाकी मुलाजमीन थे। नाश्ते की मेज़ पर हर तरह के पकवान मौजूद थे। इतना कौन खाएगा? तुम खाओगी, ईसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो हंसती, इसकी हंसी की जलत रंग ईसा के दिल में हलचल मचा गए। वो अंगूरी रंग के कामदार पजामे, फ्रॉक में मैचिंग चूड़ियों के लॉकेट सेट पहने सजी सबरी आंखों के जरिए दिल में उतर रही थी। चश्मे बद दूर ईसा ने हजार के कई नोट राबेल के सर से वार कर रबी को दे दिए कि किसी ज़रूरतमंद को दे दे। राबेल इसकी इतनी मोहब्बत पर मगरूर सी होगी। इतनी कीमती तो नहीं हूँ मैं। तुम क्या जानो कितनी कीमती हो तुम। हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है स्वीट हार्ट। ईसा ने इसके बालों को छेड़ा। अच्छा तो जौहरी साहब, अब नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो हंस कर इसका बाजू पकड़ कर बोली। एक मिनट। वो भी हंस दिया, इसका हाथ थपथपाया। ईसा ने मुलाजिम को आवाज़ दी। साहब, मेहमान आके। गफूर मुलाजिम ने आकर इतला दी। उसके पीछे राबेल के मैके वाले चले आ रहे थे। राबेल ने खुशगवार हैरत आंखों में लिए ईसा को देखा। वो मुस्कुराते हुए सर हिला कर इसे इशारा कर रहा था। इन्हें इसी ने बंदूक किया। और नाश्ते की मेज़ पर इतना एहतमाम किस लिए था, ये भी राबेल की समझ में आ गया। राबेल ने मोहब्बत और तशक्कुर में इस नज़रों से इसे देखा। बहुत खुश थी और इज्जत से इसके वालिदैन से घर वालों से मिल रहा था। वो भी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। सब ने इकट्ठे नाश्ता किया। बहुत देर तक वो सब बातें करते रहे। ईसा लाज को चप्पा चप्पा इन्होंने देखा और सब हंसी खुशी वापस लौट गए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे घर वालों को यहाँ मधु करके मुझे बहुत खुशी दी। राबेल ने इन सबके जाने के बाद ईसा से कहा। नो थैंक्स बेबी, मैंने कहा था ना कि अब तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की खुशी की इनकी जिम्मेदारी मेरी। आपने जो किया वो बहुत है, बस और नहीं। राबेल ने इसके सीने पर हाथ रखकर धीमेपन से कहा। क्यों नहीं? वो मुस्कुरा दिया। मैं कोई एहसान नहीं करा तुम्हारे घर वालों पर। एहसान तो उन्होंने मुझ पर किया, अपनी इतनी हसीन और जमील खूबसूरत और बाहिया बेटी को मुझसे ब्याह कर। वरना मुझ बीमार बूढ़े को इस उम्र में कौन अपनी बेटी देता। बहुत से लोग दे देते, जैसे मेरे माँ बाप ने दे दी। और ये बीमार वाली बात क्यों कही आपने? आप बीमार है क्या? वो फिक्रमंद हुई इसके बीमार होने का सुनकर। अरे नहीं बेबी, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। वो हंस दिया। नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने नाश्ते में भी सिर्फ जूस और एक स्लाइस लिया था बस। वो खालिस पीने वाले अंदाज में बात करती से मुतासर कर रही थी। अच्छा, तो आप हमारे खाने पीने पर भी नज़र रखे हुए थी? जी, इसलिए अब जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अब आपकी हरकतों पर नज़र रखने वाली आ गई है। राबेल ने मुस्कुराते हुए शौक लहजे में कहा। वो हंस पड़ा। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? जीते जी तो नहीं। राबेल ने इसके सीने पर अपना सर रख दिया। लहजे में प्यार था, खलूस और सच्चाई थी, जिसे महसूस करते हुए ईसा ने इसे अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। और मरने में तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा जी। वो हंसी। हाँ जी। ईसा ने मोहब्बत से इसके सर पर बूसा दिया। मोमिल और कोमल की शादी थी। राबेल बहुत खुश थी क्योंकि इश्मल के लिए ईसा के दोस्त फहद का रिश्ता भी आ गया था। खूबसूरत होने का और ईसा की शादी होने का फ़ायदा हुआ था। ईसा का दोस्त 32 वर्ष का था, इसकी कंपनी में काम करता था और ईसा से उम्र के फ़र्क के बावजूद इनमें ज़हनी हम मांगी थी। शादी के तमाम अखराजात ईसा ने उठाए थे। मैरिज हाल में दोनों शादी एक साथ हो रही थी और इश्मल की मंगनी की रस्म अदा होनी थी। फात के घर वाले भी इस मौके पर इश्मल को अंगूठी पहनाकर अपनी खुशी पूरी करना चाहते थे। इतनी ढेर सारी खुशियाँ शमसा बेगम, शफीक हुसैन और सब घर वालों से नहीं संभल रही थी। शमसा बेगम, शफीक हुसैन ने तो शादी हाल में जाने से पहले शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बेटी बेच के इन्ना तो तेन लभ ही जाना सी। सीधी सी बात है, बेटी बेची है तुम लोगों ने। शादी हाल के तमाम इंतजाम ईसा ने करवाए थे। राबेल ईसा की बहुत एहसानमंद थी। मजंडा कलर की भारी काम वाली पेशवास दुपट्टा और चूड़दार पजामा, खूबसूरत ज़ेवरात से सजी सवरी राबेल खुद भी दुल्हन लग रही थी। दोनों हाथों में ढेर सारी मैचिंग चूड़ियाँ पहने, बालों को लंबी सी चुटिया में मकीद किए, हाई हील पहने मुस्कुराते वो जब ईसा के सामने आई तो वो इसे देखता ही रह गया। कैसी लग रही हूँ? राबेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हूर शुमाइल। कौन कहता है कि हूरें सिर्फ जन्नत में मिलती है? मुझे तो इस दुनिया में इस ज़मीन पर ही हूर मिल गई है। ईसा ने इसके करीब आकर इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। ईसा? वो शर्मा गई।
जाने ईसा, आज तो आप नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही हैं। तो आप क्या किसी से कम है? माशाल्लाह इतने ग्रेसफुल हैं। राबेल ने चासे से देखते हुए दिल से कहा, बदला चुका रही हो? आपने जो कुछ मेरे लिए किया इसका बदला तो मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। थैंक यू ईसा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राबेल ने संजीदगी से मगर दिल के से इसके एहसानात का शुक्रिया अदा किया। नो थैंक्स, क्या कहा था मैंने? ईसा ने इसे चश्मे के पीछे से घूरा। मैंने भी आपसे कुछ कहा था। अच्छा चलो, तुम्हें देर हो रही है, वहाँ शादी में सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ईसा ने नरमी से बात बदल दी। हाँ मगर आप तो तैयार हो जाए। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा। ईसा ने अपना चश्मा उतार कर उंगलियों की पोरों से आंखों को सहलाया। मगर क्यों? राबेल ने तहैयर मेरे नजरों से देखा। समझा करो बेबी, वहाँ तुम्हारे ख़ानदान के सब लोग मौजूद होंगे, वो तुम्हें देखकर तुमसे बात करेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ किया तो वो लोग 100 बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों को मेरी वजह से कुछ सुनना पड़े। खुशी के इस मौके पर तुम्हें दुख पहुँचे। वो टिश्यू पेपर से अपना चश्मा साफ करते हुए इसे हकीकत से आशना करता है, इसका ख्याल और एहसास करते इसे अपने दिल के बहुत बेहद करीब महसूस हुआ। लोग कब बातें नहीं बनाते, बस आप चल रहे हैं मेरे साथ, जिद नहीं करते स्वीट हार्ट। ईसा ने चश्मा लगाकर इसे देखा। तुम जानती हो ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या कहेंगे वो सबकी दौलत के लालच में बूढ़े से ब्याह दिए तुम्हें। वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे देखकर यही कहेंगे ना कि देखो हूर के पहलू में लंगूर। ईसा, वो तड़प कर बोली। आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। ठीक ही तो कह रहा हूँ, वो हंसा। किसने कह दिया आपसे कि आप हमेशा ठीक ही कहते हैं? आप शौहर है मेरे, आपको कोई हक नहीं मेरे शौहर के बारे में ऐसी फजूल बात करने का। आप अपनी नहीं मेरी भी इंसल्ट करें। अगर मैंने दिल से आपको कबूल कर लिया तो। वो मजीद बोल ना सकी, आंसू गले में फंस गए थे। ईसा बेचैन हो गया। राबेल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ रो नहीं। इसने इसके आंसू पहुँचे। प्लीज़ स्वीट हार्ट, नाराज़ ना हो, मेरी बात समझो। तुम सबको किसी मुश्किल या उलझन में नहीं डालना चाहता। तुम कह देना सबसे कि मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, बाद में सबसे मिल लूँगा, लेकिन ये मौका मुनासिब नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बहुत प्यार से इसे समझा रहा था। वो भी इसकी बात समझ रही थी। वो कितना केयरिंग था, कितना मुखलिस था। इसकी सोच और उम्मीदों के बरक्स बहुत नेक दिल था वो। ईसा, इसके लब कप कपाए। कहो मेरी जान, वो मोहब्बत से बोला। माँ सदके चली जाए, कब्र से तेरियां लत्ता तो तेरी मोहब्बतां नहीं मुकदियां पईयां हाले। आई लव यू। राबेल बेख्तियारी से लिपट गई। ईसा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके कोमल वजूद का एहसास भी से यकीन दिलाने से कासिर था। क्या वाकई राबेल को मुझसे मोहब्बत होगी? मुझ बूढ़े से? कहीं ये मुझे मोहब्बत का फरेब देकर मेरे पास जल्द से जल्द जीत कर मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में तो नहीं है? और जा वैसे नहीं मरीजा, फिर ना कर दे बुढ़िया। ये 24 बरस की भी नहीं हुई अभी, और एक 60 बरस के आदमी से मोहब्बत का इजहार करिए। नहीं नहीं, ये सब फरेब है। मैंने इस पर इसके घर वालों पर जो अनायत की इसके तशक्कुर का एहसास है बस, और वक्ती असर है। वरना ये कहाँ मुझसे मोहब्बत कर सकती है? मुझसे तो आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं की। मेरी तरफ जो भी लड़की आई मेरी दौलत की कशी से मुझ तक लाई है। क्या ये भी इन जैसी होगी? जल्द से जल्द मुझसे प्रॉपर्टी हासिल करके छुटकारा हासिल करने के ख्याल से यहाँ आने वाली, बाद में अपने मनपसंद मर्द से शादी करके ऐश की ज़िंदगी बसर कर सके। ईसा के दिलो दिमाग में ज़िंदगी के तलखते जज्बात की वजह से खदशा और सवालात उठ रहे थे। यकीन नहीं आ रहा ना आपको मुझ पर? राबेल ने इसके सच रवैये पर खुद से अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा होते हुए इससे अलग होकर कहा तो वह चौंक गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सटपटा कर बोला। आपको शक है ना मुझ पर, मेरे खलूस पर? होना भी चाहिए, आखिर लाखों रुपए खर्च किए आपने मुझे बीवी बनाने के चक्कर में। राबी राबी, ये बात नहीं है। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है कि मुझे इतनी हसीन बीवी मिली। वो हैरान था कि इसने इसकी सोचो ख्याल को कैसे पढ़ लिया। मैं चलती हूँ, वलीमे के बाद आ जाऊँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। राबेल ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर अपना सूटकेस उठाकर बाहर निकल गई। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? ईसा ने बेबसी और गुस्से से मुक्का बनाकर अपने बाएं हाथ पर मारा और सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो इतनी मोहब्बत से मेरे करीब आई थी और मैंने इसे इसकी पेशकदमी पर शर्मिंदगी और शक से दो चार कर दिया, इसे हर्ट कर दिया। ठीक ही समझी थी राबेल। मैं इसके खलूस पर शक कर रहा था। दिल यकीन करना भी चाहे तो दिमाग माजी के तलख तजर्बात सामने ले आता। वो बेचैनी इस तरह भी कैफियत में घेरा सोच रहा था। ईसा का कोई कसूर नहीं, वो भला एकदम से कैसे यकीन कर सकते हैं मेरी मोहब्बत और खलूस पर? बहरहाल मैं इनका यकीन और एतबार जीत लूँगी अपनी मोहब्बत और ख़िदमत से, इंशाअल्लाह। राबेल ने दिल में कहा। खुशी खुशी शादी हाल में दाखिल हुई। सबने से हाथों हाथ लिया, क्योंकि वो एक करोड़पति शख्स की बीवी थी और राबेल अच्छी तरह जानती थी इज़्ज़त इसकी नहीं इसकी दौलत की हो रही है जो ईसा नबी के नाम से जुड़ी थी, और वो भी इसकी थी। कोमल और मोमिल दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। राबेल इनसे मिलकर स्टेज से नीचे आ गई, जहाँ मोमिल कोमल की सास इश्मल की होने वाली सास और नंदे भी मौजूद थी। इश्मल भी बहुत प्यारी लग रही थी, पिंक शर्ट और ट्राउज़र में, और दुपट्टे पर नफीस काम किया गया था। ए राबी, तुम्हारा दुल्हा नहीं आया शादी में? खाला ने पूछा। नहीं खाला, वो मुल्क से बाहर गया मैं 1 हफ्ते के लिए। राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें साथ नहीं ले गए? ताई भी बोली। वो बिजनेस टूर पर गए ताई जान। अच्छा, तो हनीमून का क्या प्रोग्राम है? खाला की बेटी ने शोखी से मुस्कुराते हुए पूछा। वो अमेरिका से लौट आएंगे तो प्रोग्राम बनाएंगे। राबेल ने मुस्कुराते हुए खूबसूरती से बात बनाई थी। राबी, मैंने सुना तेरा दुल्हा बूढ़ा है, मेरा मतलब है उम्र में बड़ा है तुझसे? मामी ने आंखें मटकाते हुए कुरेदा। मामी, मैंने आप सबसे मिलवाऊंगी, पर खुद ही देख लीजिएगा कि मेरा दुल्हा कैसा है। वो मुस्कुरा दी। दिन में इस बात ने सुई सी चुभ होती, मगर इसे तो अब मुस्कुराना था। इस रिश्ते को दिल से निभाना जो था।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर उम्र में बड़ा भी है तो खैर है, मर्द की उम्र कौन देखता है, मर्द की तो दौलत और कमाई देखी जाती है। अब देखो ना, तुम्हारे नसीब से तुम्हारी बहनों के भाग भी जाके। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई जहाँ बारात के आने का शोर उठ चुका था। राबेल को इस वक्त ईशा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। राबेल ने अपने सेल फोन से ईसा के नंबर पर मिस यू का मैसेज भेज दिया, जिसे पढ़कर ईसा के दिल में कुछ हुआ था, मगर इसने इस ख्याल एहसास को छटक दिया। बारात का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया। कबूल है चाप की रस्में अदा की गई। मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ। इश्मल को भी फहद रज़िया के नाम की अंगूठी पहना दी गई। खुशियों, रंगों और खुशबुओं का सैलाब उमड़ आया। सब घर वालों, करीबी रिश्तों के जगमटे में फोटो सेशन के बाद मोमिल कोमल को दुआओं और आंसुओं को और कुरान पाक के साए तले रुखसत किया गया। राबिल खुश थी कि इसके फैसले ने इसकी बहनों को सुहागन बना दिया। वो अपने आंसू साफ कर रही थी जब ईसा का फ़ोन आ गया। इसने मुस्कुराते हुए अपने सेल फ़ोन की स्क्रीन पर ईसा का नाम रोशन होते देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम स्वीटहार्ट, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बहनों की शादी बहुत शान से होगी। माशाल्लाह, ईसा ने खुश दिली से इसे मुबारकबाद दी। खैर मुबारक, थैंक यू ईसा, ये सब आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। वही तो शक्कर से बोली, माय डियर, माँ बदौलत और मेरी दौलत अब आप ही की है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। ज़रूरत है, राबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। किसकी? आपकी। रियली? ईसा हंस पड़ा। जी, मैंने आपको बहुत मिस किया ईसा। अब तुम मुझे बना रही हो बीवी, बनाने या बिगाड़ने का इख्तियार तो आपके पास है सरताज। ओ कम ऑन बेबी, डोंट वरी, मैं तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा और ना ही तुमसे बिगाड़ूंगा, जब तक कि तुम ना चाहो। ईसा ने हंस कर कहा तो उसने फ़ौरन सवाल किया, और मैं क्यों बिगाड़ूंगी आपसे? ये तो तुम ही जानो। ओके, टेक केयर, बाय। ईसा ने मज़ीद कुछ भी सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। ईसा को मुझ पर एतबार नहीं है। कोई बात नहीं, एतबार भी आ ही जाएगा, और प्यार भी। मेरा नाम भी राबेल है। देखती हूँ कब तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करते। राबेल ने दिन में सोचा और मुस्कुराती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब घर जाने के लिए इसका इंतज़ार कर रहे थे। राबी बेटी, तुम खुश तो हो ना ईसा के साथ? रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो सब जाग रहे थे और शादी की बातें कर रहे थे कि अचानक शमसा बेगम इसे मुखातिब किया। जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। ईसा बहुत अच्छे इंसान है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। राबेल ने दिल से इतराफ़ किया तो इन्हें इत्मीनान हो गया। तुम्हारी क्या, वो तो हम सब की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह इन्हें बहुत दे, सेहत ज़िंदगी दे। शफीक हुसैन ने दिल से कहा। राबी, तुम इस बूढ़े के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? सज्जल ने झुरझुरी लेते हुए कहा। सज्जल, तमीज़ से बात करो, मेरे शौहर है। राबेल ने से टपटा, मगर फिर भी बोलने से बाज नहीं। हाँ तो मैंने कौन सा गलत कहा? इनकी सारी ज़िंदगी तो गुजर ही गई है, 60 के वो हैं, 2-4 साल और जी लेंगे, फिर क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी इनके नाम ही बैठी रहोगी? तुम जवान हो, खूबसूरत हो। शट अप सज्जल, एक तो हमने अपनी गर्ज और लालच में ईसा को अपनाया, और इस पर तुम बकवास करी हो। तुम्हें तो कोई बुरा बयान नहीं आ रहा ना, तो तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। मैंने अपनी खुशी से शादी नहीं की थी, लेकिन मैं दिल से रिश्ते को निभा रही हूँ। आप सबकी खुशी के लिए रिश्तों का एहतराम करना, इनकी कदर करना सीखो सज्जल। राबेल ने स्पार्ट और तेज़ लहजे में कहा तो सज्जल शर्मिंदा होगी। राबी, तुम इसकी बात दिल पर ना लो, ये तो ऐसी बकती है, पकी पकाई जो मिल रही है ना इसे। शमसा बेगम ने इसे ठंडा करना चाहा। हाँ तो और क्या, हम तो ईसा भाई के एहसानात तेरे दब के, और ये फजूल बोली है, सज्जल से छोटी रीवल ने कहा। अम्मी अब्बू बस, अब आप लोग ईसा से मज़ीद कुछ नहीं लेंगे। इन्होंने आपकी 3 बेटियां ब्याह दी, चौथी का रिश्ता भी तय करवा दिया। और क्या चाहिए आपको? आप तो सारी ज़िंदगी ये ना कर सकते थे, वो भी चंद दिनों में। राबेल ने शमसा बेगम और शफीक हुसैन को देखते हुए संजीदगी से कहा। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, ईसा की वजह से आज हमारा आधा बोझ उतर गया। शमसा बेगम ने तस्लीम किया। बिल्कुल, और वैसे भी अब तुम ईसा की बीवी हो, इसकी सफ़ेद की मालिक हो, तुम खुद ही हमारा ख्याल कर लेना। ये बात अपने जहन में रखना कि हमने तुम्हें इस बूढ़े आदमी से सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए प्यार, वो ज़रूरतें अब तुमने पूरी करनी है। शफीक हुसैन ने बेमरवती खुद गर्जी से कहा तो राबेल ने बहुत दुख से इन्हें देखा। अबू, ये आप क्या कह रहे हैं? अशमल को इनकी बात बुरी लगी तो बेकल होकर बोली। तुम चुप रहो। शफीक हुसैन ने से घूरा। क्यों अब्बू, क्या 3 बेटियों की मुफ्त में शादी, चौथी का रिश्ता तय होना, बल्कि 10 लाख रुपए वो आपको मेरी शादी के लिए एडवांस भी दे चुके हैं। इस पर भी आपका दिल नहीं भरा, बल्कि लालच बढ़ता जा रहा आपके दिल में। हम आपकी जिम्मेदारी ईसा भाई की नहीं, मुफ्त में एक पैसा खर्च के बिना आपकी बेटियों की शादी होगी, फिर भी आपकी नज़र इनकी दौलत पर लगी है। अगर आप ये शादी न करती तो क्या मोमल और कोमल इस वक्त अपने ससुराल में होती? नहीं ना, कुछ तो एहसास करें। आप दोनों बेटियों को इनकी अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं। आप दोनों बेटियों को इनकी अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं और इनके ससुरालियों के सामने भी शर्मिंदा कराना चाहते हैं। राबी को इस काबिल तो रहने दे अब्बू कि वो अपने शौहर के सामने नज़र उठाकर जी सके। इश्माइल गुस्से से बोली थी, जबकि राबेल हैरत, गुस्से, दुख और बेबसी की तस्वीर बनी बैठी थी। राबेल को नहीं बताया था ईसा ने कि उसके वालिद को इश्माइल की शादी के लिए 10 लाख रुपए दे चुका। वो तो सचमुच इससे नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं थी, बस एक इत्मीनान था कि इसे कोई ईसा के साथ मुखलिस थी, इन्हें धोखा नहीं दे रही थी। दिल से इन्हें कबूल कर चुकी थी, इनकी अच्छाइयों की बदौलत इनसे मोहब्बत करने लगी थी। राबी के अब्बू, इश्माइल ठीक कह रही है, हम ईसा मियाँ के सामने नज़र नहीं उठा सकते अब। बहुत कर दिया इन्होंने हमारे लिए, बस अब और नहीं। हमारा तो आधे से ज़्यादा बोझ बांट लिया इन्होंने। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, हमसे कम है। शमसा बेगम ने भी संजीदगी से ने समझा। अच्छा ठीक है, सो जाओ, बस तुम सब, रात हो गई है। शफीक हुसैन ने खसियाने होकर कहा, उठकर अपने कमरे में चले गए। राबी, तुझे कोई ज़रूरत नहीं अब इनके मुतालबे पूरे करने की, बस तो अपने शौहर का ख्याल रख। इश्माइल ने राबेल का हाथ पकड़कर नरमी से कहा। इश्माइल, मुझे ईसा ने नहीं बताया कि इन्होंने तुम्हारी शादी के लिए अब्बू को 10 लाख रुपए दिए।
ओ यकीनन वो बहुत अच्छे इंसान है जो अपनी बीवी को शर्मिंदा नहीं देख सकते। जब भी तो नहीं बताया। राबिन का ख्याल रखना। इस्माइल इसकी बात सुनकर दिल से कहा, हाँ वो तो मैं रखूँगी। वलीमा भी खैरियत से हो गया। राबेल ने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया। वो गाड़ी लेकर आया और राबेल को ईसा लॉज में ले आया। अस्सलाम वालेकुम अनबी। राबेल ने अनबी को ईसा के बेडरूम से बाहर निकलते देखा तो खुश दिली से मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम राबेल बेटी, आ गई तुम? बहनों की शादी मुबारक हो बेटी। अनबी ने खुश होकर इसे मुबारकबाद दी। खैर मुबारक अनबी, बहुत शुक्रिया। ये सूप किस लिए? राबेल ने इनके हाथ में सूप का प्याला देखकर पूछा। ईसा मियाँ के लिए बनाया था, मगर वो पी ही नहीं रहे। 2 दिन से बुखार में चल रहे। क्या? राबेल परेशान होगी। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? ईसा बाबा ने मना किया था बताने से। वो तो आपके जाने के बाद से बिस्तर से लगे हुए। गुर्दों का मसला है ना, वो क्या कहते हैं, हाँ डायलिसिस हुआ था ना कल। ईसा बाबा बाबा तो वाकई है, लेकिन वो वाला ईसा बाबा नहीं है जिस टोन दे विच अनाबी कह रही। अनाबी ने मजीद मालूमात फराहम की तो ईसा की बीमारी का सुनकर तो बेदम सी हो गई। क्या ईसा की हालत इतनी ख़राब है? हाँ बेटी, डॉक्टर ने गुर्दे तब्दील करवाने का मशवरा दिया। ईसा बाबा तो डॉक्टर की बात ही नहीं मानते। अब तुम इनका ख्याल रखो, अब वो अकेले तो नहीं है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन पर। अनाबी से समझाती बताती किचन की तरफ बढ़ गई। वो दिल थाम कर रह गई। राबेल ने खुद को संभाला और अपने और ईसा के बेडरूम में दाखिल हुई। ईसा बेड पर मौजूद था, सो रहा था। शायद वो बेकरारी से दौड़कर इसके पास से बेड के किनारे पर बैठकर इसे पुकारा, ईसा। इसके वजूद में कोई हरकत ना हुई तो इसने घबरा कर इसके चेहरे को अपने हाथों में समोल लिया। ईसा आंखें खोले ना प्लीज़। ईसा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो राबेल को खुद पर झुके पाया। इसके मलबूस से उठती खुशबू ने ईसा के हवास पे दार कर दिए। राबेल के चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। राबेल क्या हुआ बेबी? ईसा का लहजा तफक्कर लिए बता। आवाज़ खुश थी जैसे कब से पानी ना पिया। आपको क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि आपको बुखार है। वो सीधी होकर शिकवा करने लगी। तुम्हें बताकर तुम्हारी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहता था। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन बहनों की शादी का यादगार मौका फिर तो नहीं आता ना। कैसी रही शादी? ईसा उठते हुए धीमेपन से बोला। राबेल ने इसे सहारा देकर पीछे तकिया लगाकर बिठा दिया। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी रही, लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। राबेल ने इसके बालों को उंगलियों से संवारा। वो क्या? ईसा ने इसके सुंदर चेहरे को देखा। आपकी गैर मौजूदगी। वाकई? जी मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। राबेल ने मोहब्बत से इसकी आंखों में देखा जहाँ सुर्ख लकीरों का जाल पीछा था। चेहरा अलग तपा हुआ था। बुखार से इसकी हालत सचमुच कमज़ोर महसूस हो रही थी। सब कुछ था, बस एक कमी थी। क्या? आपके साथ की कमी मैंने बहुत महसूस की। राबेल ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर दिल से कहा तो हंस कर बोला, अरे तो तुम ये समझ लेती ना कि मैं हुई नहीं। अल्लाह ना करे। राबेल ने तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोबारा ऐसा मत कहिएगा, सुना आपने? और अब आपने अपना ठीक से इलाज करवाना, वरना क्या? ईसा ने दिलचस्पी से देखा। वरना मैं खुद अपने हाथों से आपका गला दबा दूंगी। अच्छा? ईसा को हंसी आ गई। वो रूठी रूठी से इसके लिए फिक्रमंद होती से बेहद में अपनी महसूस हो रही थी। इतनी अच्छी बात पर तो तुम्हें गले लगाने को दिल चाह रहा है। ईसा, राबेल सचमुच इसके गले से लगकर होती। आपको तो मजाक सूझ रहा ना, लेकिन मैं आपको सचमुच दिल से प्यार करती हूँ और आपको सेहतमंद सलामत देखना चाहती हूँ। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी हनी। ईसा ने मुस्कुराते हुए इसके सर को थपका। कैसे ठीक है आप? वो इससे अलग होकर बोली। इतना तेज़ बुखार है। अनाबी ने मुझे सब बता दी कि आपको किडनी की तकलीफ और आपने मुझे बताया तक नहीं। बताकर तुम्हें भी परेशान करता, क्या फ़ायदा? अपनी मन तक अपने पास रखें। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से इतनी बड़ी बातें छुपाई जाए। ले पानी पिए। इसने साइड टेबल पर रखे जग में से पानी ग्लास में पानी डेल कर इसे पानी पिलाया। मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। तुम रहने दो, इस काम के लिए मुलाजिम मौजूद है। तुम्हारे घर में सब काम तुम्हें खुद करने पड़ते होंगे, लेकिन यहाँ हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद है। जाने की ईसा ने जानबूझकर इस पर तंज किया, जिसे राबेल ने खुश दिली से सह लिया। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। काम या मुलाजमत नहीं कि जिसकी आप मुझे हर माह तनख्वाह देंगे। और अगर हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद है तो आपने इस उम्र में इस बीमारी के साथ शादी क्यों की? अपनी जायदाद के वारिस के लिए। वो गहरा सांस लेकर बोला। मेरे मरने के बाद मेरी दौलत और जायदाद किसको मिलती? आप अपनी जायदाद से कोई ट्रस्ट बना सकते थे, कोई फलाही अदारा कायम कर देते, या किसी फलाही अदारे को, ट्रस्ट या तंजीम को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते। इसका सवाब आपको ताहयात मिलता रहता। शादी करना ज़रूरी था क्या? राबेल ने इसके चेहरे को देखते हुए संजीदगी से कहा। हाँ, मैं अपनी पहचान चाहता था, मेरे बाद मेरी औलाद। भूल है आपकी। राबेल ने बड़ी सूरत से इसकी बात काटी। आपकी औलाद आपके बगैर कैसे परवरिश पा सकती है? पैसे से सब कुछ मुमकिन है राबेल जी। मेरे पास इतनी दौलत है कि 7 नस्लें बैठ कर खा सकती हैं। पैसा बाप की कमी महसूस ही नहीं होने देता। ईसा ने थकी थकी आवाज़ में कहा। आपकी हर बात पैसे से शुरू होकर पैसे भी ख़त्म होती है। प्यार के लिए कोई जगह नहीं है आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में। आपने शादी के मामले में सिर्फ अपना सोचा, और इस लड़की का क्या जिसे आप भरी जवानी में बेवा करने का सोचे बैठे? वो तल्खी से बोली। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारा भी सोचा है। मेरी ये दौलत तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के काम आ रही है ना, तो ये भी तो नेक काम है कि कुछ लड़कियों की शादी होगी। तुम्हारे भाई को भी मैं इंशाल्लाह बाहर आला तलीम के लिए भिजवा दूंगा। बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत नेकी के काम करें आप तो जाते जाते नेकी के काम ही करने चाहिए ताकि आपकी आखिरत संवर जाए।
राबेल ने नाराज़ लहजे में कहा। नाराज़ मत हो, वो धीरे से जा। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, ये दौलत आप किसी और को खाते में डाल दें। वो नाराज़ी से बोलती हुई उठी। तुम बीवी हो मेरी, मुझ पर तुम्हारा हक है, मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, तुम ही को मिलेगी, ईसा ने इसे देखते हुए जताया। मुझे आपकी दौलत नहीं, मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत बिना दौलत के कुछ भी नहीं है। जैसे किसी मुर्दा इंसान को ऑक्सीजन देकर जिंदा रखने की सांस देने की कोशिश की जा रही हो, तुम्हारी उम्र का तकाजा है मोहब्बत के ख्वाब देखना, ईसा ने तल्खी से मुस्कुराते हुए से जताया। मौत भी कितनी बेदर्द होती है, खूबसूरत चेहरों को भी निगल लेती है। राबेल ने दुख और बेबसी से ईसा के चेहरे को देखा और कब्र से बाहर चली गई। उनके होने निगलने लगी। चंद दिनों की रफाकत में क्या किसी की मोहब्बत और इसके नेक नियत होने पर यकीन किया जा सकता है? ईसा ने खुद से सवाल किया और जवाब राबेल के हक में आया था। नहीं, ये बहुत जल्दी है। बरसों के साथ पल भर में ख़त्म हो गए तो ये चंद दिनों का साथ कैसे राबेल की नेक नियति साबित कर सकता है? अभी जवानी का जोशो जज्बा, दौलत की रहल पहल पहली बार देखी है, इसलिए तो इसे सब कहना आसान लग रहा है। शायद मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए मोहब्बत का खेल खेली है मुझसे, ताकि सब कुछ जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने नाम करवा सके। हाँ, ऐसा ही है, बहुत देखे ऐसे ड्रामे, खूबसूरत और मासूम चेहरे मोहब्बत की आड़ लेकर सब कुछ लूट कर चले जाते हैं और इंसान खाली हाथ रह जाता है। मैं बच्चा नहीं हूँ राबेल के हुस्न और प्यार भरे इज़हार में छुपे मतलब और लालच का ना समझ सकूँ। ईसा ने दिल में सोचा और आंखें मोड़ ली। अनबी, मैं ईसा से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इन्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं। वो उदास होकर अनबी से हाल दिल कह बैठी। ईसा साहब जी इन्ना ही तेन सी डाउट तो फिर ना विआह करदा, क्यों उन्दी भी जिंदगी बर्बाद की। उहदे घर वाले दी भावें सबर गई, तू भी इज्जत दे रही है तो तेन इज्जत बच नहीं रही। बेटी, इन्हें तो अपनी ज़िंदगी का एतबार नहीं है। ज़िंदगी का एतबार किससे है नबी? बीमार एड़ियाँ रगड़ते रह जाते हैं और अच्छे भले सेहतमंद इंसान पल भर में लुकमाचल बन जाते हैं। किसी हादसे में, बम धमाके में, हार्ट अटैक से जान की बाजी हार जाते हैं। क्या भरोसा है ज़िंदगी का? मौत तो अटल हकीकत है, अज़ल से यही दस्तूर जारी रहा। अगर आज मैं अचानक से मर जाती हूँ तब क्या कर लेंगे ईसा? अरे बेटी, अल्लाह ना करे, कैसी बातें करी हो? अनबी ने इसकी बात सुनकर दहल कर कहा। वो मुस्कुरा दी। सच ही तो कह रही हूँ अनबी, अगर मैं ईसा से पहले मर गई तो किस पर एतबार करेंगे वो? ज़िंदगी में जीने के लिए एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी बहुत होती है। सांसों को ज़ाया करने से क्या हासिल? यही पल, यही सांसें हम किसी को खुशी देकर, किसी के साथ मोहब्बत और अपनायत का इजहार करके मोल भी तो बना सकते हैं ना। राबेल ने उदास मगर मदल्लल लहजे में कहा। अनबी ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। अच्छा बेटी, मैं ज़रा ईसा बाबा को सूप दूँ, इनकी दवा का वक्त होने वाला है। अनबी ये कहते हुए उठ गई। अनबी, सूप मैं ले जाऊँ ईसा के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, इन्हें बहुत खुशी होगी। अनबी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा और किचन में सूप गर्म करके सूप का प्याला ट्रे में रखकर राबेल को ट्रे थमा दी। राबेल बेडरूम में आ गई। ईसा ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। नाराज़ हो? ईसा ने इसके चेहरे को बगौर देख रहा था। मैं क्यों नाराज़ होंगी, ले सूप पिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, इसके सामने बेड पर बैठ गई। भूख नहीं है? बीमारी में भूख किसे लगती है, लेकिन खाना तो पड़ता है ना, ताकि जिस्म की ताकत और तमन्नाई बहाल हो सके। वो किसी उस्ताद की तरह इसे शफकत से समझा रही थी। वो हैरानगी से इसे तक रहा था। मुझे ना तो ये सूप पीना और ना ही तुम्हारी लेक्चर सुनना है, ईसा ने बदतमीजी से कहा, मगर इसने चम्मच में सूप भरकर इसके मुंह के करीब किया। सूप तो आपको पीना पड़ेगा। शाबाश, मुंह खोले। बस, वो सूप पीकर मुंह बनाकर बोला। थोड़ा सा और। राबेल ने दूसरा चम्मच पिलाया। इंतहाई बदमज़ा सूप है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा और पी ले। कहा ना नहीं पीना, हटाओ इसे। ईसा ने दृष्टि से गुस्सीले लहजे में कहते हुए हाथ से हटाया और सूप का प्याला राबेल के दाएं बाजू पर उलट गया। दोख लानत, इज्जत नहीं पाच रही भी मैं क्या ना, बुढ़े ਨੂੰ इज्जत नहीं पाच रही। आह! राबेल गरम गरम सूप की जलन और दर्द से बेसाख्ता चीख उठी और एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्याला और चम्मच नीचे जा गिरा था। ओह शिट! ईसा का मकसद इसे जलाना हरगिज़ नहीं था, बस इसके बाजू पर गर्म सूप गिराने पर शर्मिंदा सा नजर आया था। अनबी, राबेल ने जोर से आवाज़ दी। अनबी दौड़ी चली अंदर की सूरत देखकर घबरा गई। बेटी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके साहब को प्यार आ रहा था मुझ पर। आप ये साफ़ करवा दे, मैं धोकर आती हूँ। राबेल तेरी से इन्हें हदायत देती वॉशरूम में चली गई। अनबी, आप बर्नॉल वगैरह लाए। राबेल का बाजू जल गया। ईसा ने बेड से उतरते हुए परेशानी के आलम में कहा। राबेल बाजू और हाथ धोकर आई, वार्डरोब में से कॉटन का सादा शलवार सूट निकाला, दोबारा वॉशरूम में घुस गई। ये ट्यूब मिली है। अनबी ने ईसा को ट्यूब ला कर दे दी। हाँ ठीक है, आप जाएं, ये लगा लो, दर्द। अनबी वापस चलेगी। ये लगा लो, दर्द नहीं होगा। राबेल चेंज करके कमरे में आई तो ईसा ने ट्यूब इसकी जानिब बढ़ाई। पहले दर्द देते और फिर दवा देते हैं। राबेल के लहजे में दुख था। वो लब काटने लगा। राबेल ने लाइट लेमन की कलर की छोटी आस्तीनों वाली कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहनी थी। लेमन कलर का ही दुपट्टा था। वो अपने मुनासिब कद काट और दिलकश नगूश के साथ हर रंग हर लिबास में दिल मोह लेती थी। ईसा को इसके बाजू पर सुर्ख निशान बहुत साफ दिखाई दे रहा था, जो गर्म सूप गिरने की वजह से पड़ गया था और जलन दर्द के एहसास से बार बार इस जगह भूंगे मार रही थी। मैं तो चम्मच हटा रहा था, बेध्यानी में मेरा हाथ बाउल से टकरा कर तुम्हारा बाजू जल गया। आई एम रियली सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना हरगिज़ नहीं था। वो शर्मिंदा था। जब भी वजाहत पेश कर रहा था, वो खामोशी से कमरे से जाने के लिए उठी तो बेचैनी से बोला, कहाँ जा रही हो? इधर आओ।
क्यों, अब दूसरा बाजू भी चलाना है क्या? कहा ना सॉरी। ठीक है, कबूल किया आपकी सॉरी, अब अपनी दवा खाकर सोचें। ये कहने के बाद वो रुकी नहीं थी, बाहर लॉन में आके जहाँ ठंडी हवा ने इसके बाजू की जलन को कुछ आराम बख्शा। वो लाजमा नजवा से टूथपेस्ट एक ही घरेलू टोटका था, टूथपेस्ट लगाने से जलन कम हो गई थी। गुमसुम चेहरा, सूनी सांसें, टूटती जुटती उम्मीदें, डरती हूँ कैसे कटेगी, उम्र है कोई रात नहीं। राबेल इस वक्त बेडरूम में नहीं थी, वो लाउंज में बैठी थी, लैपटॉप पर गुर्दे के अमराज़ इलाज से मुतल्लिक नेट पर सर्च कर रही थी। रात के 2:15 बजे थे। ईसा की आंख खुली तो राबेल को बेडरूम में न पाकर कमरे से बाहर निकला। इसकी तलाश में टीवी लाउंज तक आ गया। वो लैपटॉप अपनी गोद में रखे इसकी स्क्रीन पर नजर जमाए, बाएं हाथ पर थोड़ी लगाए, बेहद महबूब मगन थी। ईसा खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था। इतनी रात के ये ज़रूर अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और मुझे चीट कर रही है। इसने फ़ौरन यही सोचा और आगे बढ़ा। इसके बाजू पे अभी तक टूथपेस्ट लगा हुआ था जो सूख चुका था। ईसा को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एहसास हुआ। आधी रात को तुम किससे चैट कर रही हो? ईसा के शक भरे सवाल पर राबेल ने बुरी तरह चौंकते हुए सर उठाकर इसे देखा था। हल्के आसमानी रंग के शलवार कमीज में बहुत बीमार और बिखरा हुआ लग रहा था। अपने बॉयफ्रेंड से बेपरवाही से जवाब देती इसे तपा के। तो मेरा शक दुरुस्त था, तुम किसी को पसंद करती थी मगर अपनी ज़रूरत के हाथों मजबूर होकर तुमने मुझसे शादी कर ली है ना? हाँ, वाओ ग्रेट, आपको तो गैप का इल्म भी हो जाता है। राबेल ने मुस्कुराते हुए बहुत नॉर्मल अंदाज में जवाब देते इसे मजीद ताव दिलाया। दिखाओ इधर। मैं उसके बराबर सोफे पर बैठते इससे लैपटॉप छीन रहा था। अरे आराम से, इतनी मुश्किल से तो मिला। राबेल ने भवें सुकेड़ी लैपटॉप ईसा के हाथों में जा चुका था। इसकी निगाहें स्क्रीन पर गुर्दे के अमराज इलाज से मुतल्लिक वेबसाइट देखकर हैरत से फैल गई। क्या है ये? ईसा ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। मेरे बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड की बीमारी से मुतल्लिक रिसर्च वर्क है, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो तुम ये देख रही थी? वो शर्मिंदा हुआ। तो आपके ख्याल में मुझे और क्या देखना चाहिए? अपने लिए यंग हैंडसम दूल्हा? राबेल तासुब ज़्यादा नज़रों से देखते हुए बोली, रूठ खड़ी हुई। बैठ जाओ, ईसा ने मरी मरी आवाज़ में कहा। आप मर्दों को इस शक को गलतफहमी क्यों रहती है कि इनकी बीवी किसी और में दिलचस्पी रखती होगी? अगर वो खामोश है, खफा, अलग थलग रहती तो ज़रूर इसकी वजह कोई दूसरा लड़का ही होगा। और ख़ासकर आप जैसे उम्र रसीदा दौलतमंद जब किसी कम उम्र खूबसूरत लड़की से शादी करते तो इस पर शक ही करते हैं कि वो किसी और मर्द को चाहती होगी। वो किसी और मर्द के ख्वाब देखती है, किसी और को सोचती रहती है और इसे मारकर इसकी दौलत हथिया कर इस मनपसंद से शादी करेगी। अफसोस आप भी नहीं मर्दों में से। दौलत तो बहुत है आपके पास मगर दिल नहीं है। शायद अगर है भी तो इसमें जगह नहीं है कुछ अच्छा सोचने की। और आपने क्या समझा है कि आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपकी हर सही गलत बात खामोशी से सर झुकाकर सुनती रहूँगी? मैं ऐसा नहीं सोचता, वो इसके दुरुस्त तज्ज़िये पर मुस्कुरा के बोला। सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, शरन भी और कानूनन भी। निकाह किया आपने मुझसे, इसलिए मुझे अपनी दौलत का रौब दिखाने या कुछ जताने की अंदर कोशिश भी मत कीजिएगा। वो नायत संजीदा और मजबूत लहजे में बोलती से मजीद हैरान और मुतासिर कर रही थी। अच्छा बेगम साहिबा, और कोई हुक्म? ईसा इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। ओके। और इतनी दौलत आपके किस काम की अगर आप अपने लिए गुर्दे का इंतजाम नहीं कर सकते? किडनी डोनर मिल सकते हैं। मुँह मांगी कीमत पर गुर्दा भी खरीदा जा सकता है, लोग डोनेट भी तो कर देते। वो तेरी से बोली। कौन देगा मुझे किडनी? मैं दूंगी। वो मुस्कुराई। तुम? एक और झटका था जो इसे लगा था। क्या वो वाकई इसके साथ इतनी मुखलिस थी जितना वो जाहिर कर रही थी? हाँ मैं। हम कल हॉस्पिटल जा रहे हैं आपके और मेरे टेस्ट के लिए। राबेल ने इसके गिरेबान के बटन बंद किए। नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। ईसा ने इसके हाथ थाम लिए। वो तो आप डाल चुके। राबेल ने इसके गले में बाहें डालकर दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी इस कदर तवज्जो और मोहब्बत मिले तो मेरी ज़िंदगी की जानिब आप ही आप लौटा है। तो लौट आइए ना मेरे लिए। कैसे ठीक होऊंगा मैं? दुआ से, अल्लाह पर यकीन से और मोहब्बत से। मोहब्बत? मेरी ज़िंदगी में किसी की मोहब्बत नहीं है। बीवी की मोहब्बत तो है ना। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझ बूढ़े बीमार से। तुम्हारी और मेरी उम्रों का फ़र्क है। वो इसे मोहब्बत से देख रहा था। जब आपने मुझसे शादी करते वक्त ये फ़र्क महसूस नहीं किया और खुद 25 साल की उम्र की लड़की की डिमांड की थी तो अब क्यों इस फ़र्क का जिक्र कर रहे हैं? राबेल ने इसे शिकवा के ना नज़रों से घूरा। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं करूँगा अब उम्र का जिक्र। हाय मेरे अल्लाह, मगर मैं अब और कितना ही जी लूँगा? 60 साल तो जी लिया। अभी आपको 60 साल मेरे साथ भी जीना। राबेल मुस्कुराते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। हंसे क्यों? तुम्हारे बचपने पर। हाँ तो ठीक है ना, बुढ़ापा और बचपन एक सा ही होता है, हम दोनों की खूब गुजरेगी। राबेल ने इसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईसा ने बहुत हैरत से इस पुरखुलूस लड़की को देखा जिस पर मुसलसल शक किया जा रहा था। इसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऐसे क्या देख रहे हैं? राबेल ने से महव देख कर इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो इसकी महवी टूटी। यकीन कर ले, मैं आप ही की बीवी और आपको छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। क्या वाकई मुझे अपनी खुशनसीबी पर यकीन कर लेना चाहिए? ईसा ने दिल में खुद से सवाल किया। हर रिश्ता एतबार और भरोसे पर टिका होता है ईसा साहब। जहाँ एतबार ना हो वहाँ प्यार नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। राबेल से सोचा में गुम देखकर अफसुदगी से कहती लैपटॉप ऑफ करने लगी। राबेल, ईसा ने बेचैन होकर इसे पुकारा। कल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपका मुकम्मल चेकअप होगा और मेरे भी टेस्ट होंगे। अब आप किडनी ट्रांसप्लांट में मजीद ताख़ीर नहीं करेगी। राबेल बहुत मगन अंदाज में लैपटॉप ऑफ करते हुए कह रही थी और ईसा बेचारगी से देख रहा था। फिर एकदम से गुस्से में आते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ?
अगर आपको मेरी चाह का एहसास होता तो आप ये सपना कहते। एनी हाउ आप कमरे में चले और सो जाए, मैं ये लैपटॉप रख के आती हूँ। राबेल अपने दुख को छुपाती हुई धीमेपन से जवाब देकर लैपटॉप स्टडी रूम में रखने चली गई। स्टडी रूम 'ਚ लैपटॉप रखी दा मेरा तो मेरे नाल साइड टेबल पे पिया रहता है हर टाइम। जी तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट के साथ। अगला पार्ट लास्ट ही होएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो को एंड करेंगे। सुबहात नदीम ऑसम, थैंक यू। इमरान अली वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। है आजकल इस दुआ की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना मेरा हशर हुआ पड़ा ना, छींक छींक के और खांसी से, गले में दर्द से। बेटा आज आपने हुरा बेटी से बात नहीं कराई? माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलती है। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दो नसीब अच्छे करे, आमीन जी। हाँ जी वो मेरे पास ही थी, कर लेते नहीं थी रात को, लेकिन कल मैंने जरा से रात को रिकॉर्डिंग एंड की है ना, बस कुछ ना पूछे। मेरी दोनों बहनें आई हुई थी रात के टाइम, तो वो छोटा काका भी रो रहा था, मतलब वो भी कह रही थी मेरे साथ खेल लो। और मेरी सिर्फ 5-10 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई थी जब वो दूसरी वाली आई है। और बच्चों को पहले तो मैंने काबू किया हुआ, तो मैंने कहा था कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तब नहीं आपने आना, बाद में आना। लेकिन जो लास्ट 5-10 मिनट की रिकॉर्डिंग थी ना, 5 मिनट की, उन्होंने मेरे इतना तंग किया 5-10 मिनट की। मैं भी उसको हटाती हूँ, वो फिर दूसरी बॉल पर थी, उसको हटाती हूँ, दूसरी बॉल फिर मैं उठा उसको मारी है फिर उसको मारी, बच्चों को नहीं बहनों को बड़ी। तो वो बस कल ड्रामे लगा के मैंने नावल एंड किया, इस वजह से बस जिस तरह से मैंने किया ना वो पूरब की, तो क्या मेरी बोलने की गुंजाइश बड़ी औखी बन रही थी। अल्लाह पाक मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे करे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नावल बहुत अच्छा था, स्पेशली हीरो, थैंक यू वेरी मच। मानो डॉल नाइस, थैंक यू। मानो डॉल यार, इसका सेकंड सीज़न भी होना चाहिए। सेकंड सीज़न बनता तो सी, क्योंकि वो एंड प्रॉपर नहीं था। मतलब उस नावल में ना एंड पे ये होना चाहिए था कि वो कैसे उसने जाके सामना किया, क्या सीन है, सारा कुछ वो प्रॉपर होना चाहिए था, वो नहीं था। हादिल ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू। सुमेरा अरशद ब्यूटीफुल नावल, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू रीच, वेलकम डियर। जेपी जट नाइस स्टोरी, थैंक यू। अनीस बानो वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, आपके पढ़ने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। अल्लाह आपको इस तरह अच्छे अच्छे नावल पढ़ने की तौफीक दे, आमीन, थैंक यू वेरी मच डियर। ट्रूली ईशा, इस नावल में सबसे ज़्यादा आपकी पंजाबी में कमेंट्री इंजॉय करती हूँ, मज़ा आ जाता है, जबकि समझ कम ही आती है क्योंकि मैं पठान हूँ। अच्छा जी, चले कोई नहीं, वो कहते ना समझ कुछ नहीं आई, स्वाद आ गया वो था, होता आपका। दिल के दाग मेरा वन ऑफ द मोस्ट 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 फेवरेट नावल था। नीलम के नावल मुझे वैसे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ना ये वाला नावल मेरा बहुत मुझे पसंद है, सरदार गाजियान वाला, तैयाले वाला। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। 1 मिनट रुकना, देखा ज़रा, हाँ कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको आज नावल? आज का नावल अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए आए इन दी लास्ट एपिसोड दे नाल मेरा दिमाग घूमिया आया, फ्लू ने और ये गले ख़राब ने, खांसी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, दिमाग ख़राब करके रखा पड़ा है। इस वजह तो अगर मेरे मुँह 'च कोई गलत मलत जो गला भी निकल जाना तो इग्नोर करना, तो एडजस्ट करना। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।